नमस्कार आदरणीय स्पेशल वीडियो सीरीज़ हम 5 वीडियो की एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम मार्केट में ट्रेडर हो इन्वेस्टर हो जिन इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं उन्हीं इंडिकेटर्स की कुछ सेटिंग को ट्वीक कर कर अपने लिए कम नॉइस और ज़्यादा एक्यूरेसी के कुछ फिल्टर्स के रूप में स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ चल रही है और श्रृंखला में हम अभी तक RSI, MFI और वॉल्यूम को डिस्कस कर चुके हैं और बहुत की लर्निंग्स इसमें आपको मिली होगी। इसी श्रृंखला में आज ये चौथा वीडियो हम लेकर आ रहे हैं और ये चौथा वीडियो बेस्ड होने वाला है मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए कि मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए वो कौन सा इंडिकेटर है जिसका मैं प्रयोग करता हूँ और किस तरह से मेरे लिए ये नॉइज़ कम करता है, एक्यूरेसी को बढ़ाता है और बैक टेस्ट करने के उपरांत इसके रिजल्ट किस तरह से रहते हैं वो मैंने देखे हैं, मुझे प्रभावी लगे हैं। आप भी अपनी तरफ से अगर बैक टेस्ट करेंगे तो आपको भी इसके रिजल्ट प्रभावी लगेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो प्रारंभ करें उसके पहले कि आप हमारे साथ अगर हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट करना चाहें तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देखिए, अभी मोमेंटम ट्रेडिंग की अगर बात करें तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा इसलिए देखिए, केवल वो कौन सा इंडिकेटर है और उसकी प्रायोगिक विधि क्या है, कैसे उस इंडिकेटर को हम यूज़ करते हैं, अगर केवल इतना भी आप जान पाएंगे तो आप सही तरीके से मोमेंटम ट्रेडिंग में वो एक जो बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है किसी स्टॉक में जो 20, 25, 45, 65, 80% की जो रैली बनती है वो रैली आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे अगर आपको इस इंडिकेटर का नाम और इंडिकेटर की प्रायोगिक विधि समझ में आ गई तो भी। तो ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है, इसे प्लीज़ बहुत अच्छे से देखिए, देखेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर आपको अपने इस प्रेजेंटेशन पर लेकर आता हूँ और सबसे पहले वो कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं जो मोमेंटम ट्रेडिंग के कुछ हिडन डेप्थ है और जिसकी जानकारी एक रिटेलर को नहीं होती है और वो मोमेंटम ट्रेडिंग करने जाता है और वो फंसता है। जैसे वन बाय वन अगर मैं एग्जांपल देकर आपके साथ बात करूं तो सबसे पहली जो गलती एक मोमेंटम ट्रेडिंग करता है और वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलती हो सकती है, तो जब आपने किसी एक प्राइस को, लेट से आप कोई भी EMS का उपयोग करते हैं, क्योंकि अगर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करना है तो आप 9 EMA, 10 EMA, 20, 21, 50, 200 कुछ ही किसी भी EMA पर अगर आप प्राइस के कंसोलिडेशन को देखते हैं और कंसोलिडेशन का प्राइस का ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है और आप वहाँ का ट्रेंड अगर बनाने जाते हैं तो भी आप फंस सकते हैं। गलती क्या होती है, अगर आपका रिएक्शन प्रॉम्प्ट नहीं है, अगर आपका खुद का रिएक्शन डिलेड हो गया। डिलेड इन द सेंस कैसा है कि अभी कोई स्टॉक है वो लेट से भी लगातार गिर रहा था और गिरते गिरते उसने यहाँ पर आपके कोई एक बेस या आपने कोई एक नियम, आपने कोई एक EMA पकड़ा हुआ है, 9 EMA या 21 EMA आपने कुछ पकड़ा हुआ है, स्टॉक ने वहाँ पर जाकर कंसोलिडेट करना चालू किया और यहाँ से उसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी और आपने बहुत बॉटम पर उस स्टॉक को ले लिया। तब भी आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद वो स्टॉक फिर से रिवर्स होकर फिर से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने लगता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हो सकता है कि पहले जो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया था वहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े ऑपरेटर वहाँ पर उस स्टॉक को शॉर्ट सेल कर रहे हों और ये छोटे टाइम फ्रेम पर जो ये वापस ट्रेंड रिवर्सल हुआ वहाँ पर वो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है कि पहले किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने, ऑपरेटर ने वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करी, उसको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना थी, वो स्क्वायर ऑफ हुआ तो उसके कारण थोड़ा सा हमको स्पाइक देखने को मिला और वो स्पाइक हमको ले डूबा क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाए। और अगर हमने वो 2 या 3% का भी डिले कर दिया, हमारा प्रॉम्प्ट जो मोमेंटम या स्विंग या स्कैल्प करने का जो डिसीजन था वो एकदम बॉटम पर नहीं आया, तो ये जो बॉटम से लेके थोड़ा सा स्टॉक 2% या 3% का मूवमेंट दिखाता है वो तो आपके हाथ से गया ही गया, साथ में आपका ये स्टॉप लॉस और गहरा हो गया और ये 3% भी गिरकर आपको 4-5% का डेंट पहुंचाया और उसके बाद स्टॉक ने फिर से एक नई यात्रा तय कर ली। तो चलो, अगर आप समझदार ट्रेडर हैं और आपने अपने स्टॉप लॉस को भी अगर रिस्पेक्ट देते हुए अपने लॉस को बुक कर लिया तो भी वो लॉस ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहली मिस्टेक जो मोमेंटम ट्रेडिंग में एक रिटेल निवेशक करता है, उसका जो डिसीजन है वो कितना प्रॉम्प्ट है, वो कितनी कुशलता के साथ उस रेंज को, उस लो को समझ पा रहा है जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी लेट से ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, मैं ऐसे आपको ये जितने एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा जिससे ये जो इंडिकेटर हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसका ये जो मूलभूत बात है वो आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी से आ सके। तो अभी इसी इंडिकेटर पर एक और अगर मैं देखूं कि अभी मोमेंटम ट्रेडिंग में और हम कहां कहां पर फंसते हैं, तो एक दूसरा एक पैटर्न होता है जो आप में से बहुत सारे लोग ने देखा होगा कि किसी एक EMA पर जाकर लेट से प्राइस कंसोलिडेट करने लगा, एक बहुत अच्छा खासा एक 9 EMA के पास या 21 EMA के पास प्राइस एक रेंज में जाकर कंसोलिडेट कर रहा है। वो रेंज 2% से लेके 6, 8, 10% तक की भी हो सकती है और आपको लगता है कि अब एक बहुत बड़ा रेंज यहाँ पर बन चुका है और स्टॉक ने एक ब्रेकआउट कैंडल भी दी,
लेकिन हुआ क्या कि वो रेंज ब्रेकआउट करने के बाद भी स्टॉक फिर से डाउन ट्रेंड में आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ये रेंज बन रही है तो कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन या ऑपरेटर अपना एक ड्यू डिलिजेंस कर रहा है कि इस कंपनी के में फॉरवर्ड ईपीएस, फॉरवर्ड प्रॉफिट की विजिबिलिटी है अथवा नहीं है, और उसमें उसको कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। तो इंस्टीट्यूशन का अपना एक जो हर्ड मेंटेलिटी होती है वो उस स्टॉक को उसमें अभी और पंप करना, अभी उसमें और पैसा डालना, उसमें अभी और एक्यूमुलेट करना नहीं चाह रहे हैं। और प्राइस मैकेनिज्म चूंकि ट्रिगर नहीं करता है प्राइस को ऊपर की तरफ, तो प्राइस भले ही कितने लंबे टाइम से कंसोलिडेट क्यों ना कर रहा हो, वो रेंज ब्रेकआउट भी हमारे लिए फेल हो जाता है। और इंस्टीट्यूशन हर्डिंग के कारण हम मोमेंटम ट्रेडिंग में यहां पर अपने आप को पाते हैं कि एक स्क्वाट बन गई है कैंडल में, एक बड़ी सी विक लेकर हम बैठे रह जाते हैं और हमारा कैपिटल इरोड होता जाता है या प्रॉफिट तो कंप्लीटली ध्वस्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, आपको ये समझ में आता है कि अभी यहाँ पर कोई किसी एक रेंज पर लेट से वीसीपी बन गया है या कोई कप एंड हैंडल बन गया है और यहाँ से स्टॉक एक ब्रेकआउट दे सकता है, और उसी टाइम पर आपको लगे कि उस स्टॉक में एक अच्छा न्यूज़ आ गया, चाहे वो अच्छे क्वार्टर के नंबर्स का न्यूज़ है या कंपनी को कोई बड़ा सा ऑर्डर मिल गया है। अभी ये ब्रेकआउट भी कई बार आपने देखा होगा कि सस्टेन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इस पॉइंट पर जहाँ पर वो स्टॉक एक कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा था और न्यूज़ का भी सपोर्ट था, ये सब बातों को जानते हुए रिटेलर भी यहां पर आता है। और ये वो पॉइंट होता है जब रिटेलर का बहुत सारा लिक्विडिटी उस स्टॉक में एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाता है और ऑपरेटर के लिए एकदम परफेक्ट सिचुएशन हो जाता है कि ऑपरेटर को एक बड़ी क्वांटिटी के शेयर अगर अपने पास से अगर डंप करना है तो उसको मार्केट में सामने इतने सेलर खड़े मिलते हैं। मतलब अगर किसी ऑपरेटर को, किसी इंस्टीट्यूशन को अपने पास किसी शेयर के 80 लाख शेयर निकालना है, एक एग्जाम्पल, तो 80 लाख शेयरों को खरीदने के लिए मार्केट में लोग भी तो होना चाहिए। तो अगर कोई स्टॉक इस प्रकार का कोई कैरेक्टर बना रहा है, कोई ब्रेकआउट कैंडलस्टिक फॉर्म बन कर रहा है और वहां पर न्यूज़ भी पॉजिटिव आ गई, तो रिटेलर सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है कि अभी तो ब्रेकआउट आएगा, चलो दिस इज द गुड टाइम टू परचेज दैट शेयर और XYZ शेयर। और वहां पर इंस्टीट्यूशन को मौका मिल जाता है कि पूरी की पूरी लिक्विडिटी को वहां पर डंप कर सके, और इस लिक्विडिटी फ्लोज में भी हमारी मोमेंटम ट्रेडिंग जो है वो ध्वस्त हो जाती है। होप ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो पैरामीटर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसको आपने एक्सपीरियंस किया होगा अगर आप मार्केट में स्विंग या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो। इन सब के सॉल्यूशन पर, इन सब के तार्किकता के साथ इन सब चीज़ों पर हम आगे बात करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग रिपीटेडली कि इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। नाउ नॉन लीनियर मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है कि स्टॉक एक जिगजैग मैनर में चल रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एलियट वेव थ्योरीज वहां पर फॉर्म होती हैं बाद में जाकर, और हमको समझ में नहीं आ रहा कि स्टॉक अचानक से गिरते गिरते अचानक से 40% का रैली दिखा देता है, अचानक से कुछ भी हो रहा है, तो वो नॉन लीनियर मैकेनिज्म हम नहीं पकड़ पाते हैं। और आखिरी में एकदम बेसिक लेवल पर, एकदम बिगिनर लेवल पर जो रिटेलर बैठा हुआ है, जिसके लिए इस पूरे सिस्टम को समझना ही एक जटिलता है, एक पहेली है, वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कभी आपने देखा होगा कि कई कंपनियों के रिजल्ट खराब हैं, लेकिन खराब रिजल्ट होने के बावजूद स्टॉक चल जाते हैं या सेम डे रिकवरी कर देती है। हमारे पब्लिक टेलीग्राम से अगर आप कनेक्ट हैं तो हमने इन दोनों वहाँ पर शिपिंग को लेकर बहुत सारे जो सेक्टर पर लेकर जो बहुत सारे व्यू पॉइंट है उनको डिस्कस किया है कि इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियों ने अपने रिजल्ट अच्छे नहीं दिए, खराब दिए, और खराब रिजल्ट के बाद स्टॉक गिरा भी, लेकिन आपने देखा कि सेम डे उस स्टॉक में रिकवरी आ गई। नवंबर 2025 का मंथ में, कई बार अक्टूबर से हम कहते आ रहे हैं कि नवंबर 2025 का मंथ शिपिंग सेक्टर के लिए, तो शिपिंग सेक्टर में अगर खराब रिजल्ट के बाद भी कंपनी के नंबर प्रस्तुत हुए, स्टॉक गिरता है 3-4%, लेकिन सेम डे वो 3-4% की रिकवरी आ जाती है। इट मीन्स कि अपने न्यूट्रल जोन से स्टॉक 4% गिरा और यहां से रिकवरी ली, तो रिकवरी करने में वो 4% को कवर करने के लिए स्टॉक को 4.25%, 4.5% का मूव दिखाना पड़ा। मतलब ऑपरेटर ने दोनों तरफ का गेम करके अभी स्टॉक अपने प्रीवियस डे की तुलना में ₹1.25 भी मूव नहीं किया है, लेकिन ऑपरेटर ने उस न्यूट्रल जोन से ही कैसे -4 +4 कर 8-9% का गेन कर लिया। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी हम मोमेंटम ट्रेडिंग में नहीं समझ पाते हैं, और इसके कारण जब मार्केट साइडवेज में जाता है, जब मार्केट बीरिश जोन में रहता है, तो हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो उस स्टॉक के उसी प्राइस के जो ये जो विचलन सेम प्राइस हो रहा है कि स्टॉक गिरा 4%, फिर ऊपर आ गया, फिर रिकवरी कर दी, यहां पर भी हम बहुत सारा मोमेंटम मिस कर देते हैं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं और बहुत ही इनडेप्थ मिस्टेक्स होती है जो एक रिटेल निवेशक मोमेंटम ट्रेडिंग में करता है। आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज कमेंट करिए कि यस वी हैव एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स और दिस काइंड ऑफ फ्लॉज इन अवर ट्रेडिंग जर्नी, जहां पर हमको ये मिस्टेक्स बहुत कॉमनली हमको देखने को मिली है। नाउ लेकिन अगर आप इसके साथ अगर थोड़ा सा मार्केट के माइक्रो स्ट्रक्चर को भी आप कैप्चर करना चालू कर दें,
तो आप मोमेंटम की पहचान कर सकेंगे। मैं तो आपको देखो क्लियर कट एक इंडिकेटर बताने वाला हूं, प्रायोगिक विधि भी उसकी बताने वाला हूं, लेकिन बावजूद इसके ये तमाम बातें आपको सीखना और समझना आवश्यक है, क्योंकि मार्केट में पैसे बनाना वास्तव में कठिन काम है। लेकिन ये सब चीजें समझ में आ जाएगी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, तो ये चीजें आसान लगने लगेगी। ये ठीक वैसा है जैसे 5वीं क्लास में होने पर आपके सामने अगर कोई 8th क्लास का या 10th क्लास का या 11th क्लास का कोई मैथ्स रख देता तो आपके सब चीजें ऊपर जाती, लेकिन समय के साथ आपका प्रैक्टिस बढ़ा और फिर वो तमाम जो पहेलियां आपको किसी समय कठिन लगती थी, उन बातों से आप अनभिज्ञ थे, आपको वो आसान लगने लगी। अब मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आप मार्केट के माइक्रो स्ट्रक्चर को समझें। बहुत संक्षिप्त तरीके से अगर मैं इसमें बात करूं तो लेट से अगर आपने लिक्विडिटी इनर्शिया पहचान लिया है कि दिस इज द पॉइंट जहां पर स्टॉक गिरा है और यहां से रिकवरी आ रही है, लेकिन यहां पर अभी ऑपरेटर को या इंस्टीट्यूशन को कोई बड़ी लिक्विडिटी यहां से नहीं मिलने वाली अपने माल को डंप करने के लिए, और यहां पर ये शॉर्ट सेलिंग का, शॉर्ट कवरिंग का एंगल यहां पर नहीं है, वो लिक्विडिटी इनर्शिया या तो आपने डाउन ट्रेंड में समझा या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में भी आपने समझा कि अभी ये कंपनी को नहीं दबाया जा सकता व्हाट्सोएवर रीजन, तो भी आप एक अच्छा मोमेंटम ट्रेडिंग अपने लिए प्लान कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग, इंफॉर्मेशन का कैस्केडिंग। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर जनरली क्या करते हैं, अपने इनिशियल मूवमेंट को जल्दी ट्रिगर करते हैं, एकदम बॉटम पर करते हैं, जिससे उनका स्टॉप लॉस बहुत नैरो रहता है। तो आप कितना छोटा स्टॉप लॉस ले रहे हैं आपके डिसिप्लिन पर यह मैटर करता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका यह भी अदा करती है कि आप माइक्रो स्ट्रक्चर को, जैसे कई बार हमारे इंडेक्स में शफलिंग होती है, जैसे अभी बैंक निफ्टी शफल होने वाला, बैंक निफ्टी में कुछ 4 नए बैंक इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, तो उन 4 बैंकों के चार्ट को जाकर देखिए। चूंकि वो 4 नए बैंक निफ्टी का पार्ट बनेंगे, इंडेक्स का पार्ट बनेंगे, तो इन 4 बैंकों को इंस्टीट्यूशन का वेटेज मिलना पड़ेगा, यह आवश्यक है, कंपलसरी हो जाता है म्यूचुअल फंड्स के लिए, पेंशन फंड्स के लिए, हेज फंड्स के लिए, कि वहां पर वो अपना एक्सपोजर बढ़ाएंगे। तो इंडेक्स की रीबैलेंसिंग को भी अगर आपने कई बार समझा तो आपको ये समझ में आता है कि यार मुझे लगता है कि फलानी कंपनी खराब है, फंडामेंटली उतना साउंड नहीं है, लेकिन चूंकि इंडेक्स का पार्ट बन रही है, जैसे कई बार इंडेक्स रीबैलेंसिंग में ये बैंक निफ्टी, तो मैंने अभी आपको लेटेस्ट एग्जांपल दिया, आपने कई बार देखा होगा MSCI मॉर्गन स्टैनली का जो इंडेक्स है उसमें जब शफलिंग होती है तो कई स्टॉक निकलते हैं, तो अच्छे स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छे आए, वो स्टॉक गिर जाते हैं क्योंकि वो उस इंडेक्स से बाहर निकल रहे हैं। तो बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े हेज फंड, बड़े पेंशन फंड को वहां पर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगी, कंपल्शन है, तो वो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। वही वाइसा वर्सा MSCI में कोई स्टॉक एंटर कर रहा है और उसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, खराब है, लेकिन वेटेज बढ़ रहा है क्योंकि कंपल्शन है, तो स्टॉक में मूवमेंट आने लगता है। तो वो भी मोमेंटम ट्रेडिंग को पकड़ने के लिए अगर आप मार्केट के भी माइक्रो स्ट्रक्चर को समझना सीख जाओ तो भी आप मोमेंटम ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से अपने लिए अच्छे स्टॉक निकाल सकते हो। और जब आप इतना समझ जाते हो तो आप अपने लिए स्टॉप जोन के जो क्लस्टर्स हैं, जो जोन है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेट्स से कई बार आपने हमारे यूट्यूब पर, अगर आप मेरे साथ बहुत पुराने टाइम से कनेक्ट हो, तो कई चार्ट पर जब हम बात करते हैं तो मैं अपने चार्ट पर कई बार ऐसे पॉइंट नोट डाउन कर लेता हूं कि दिस इज द पॉइंट जहां पर प्रमोटर ने खरीदारी करी। तो मुझे पता है कि लेट से कोई स्टॉक इस तरह से मूव कर रहा है, मुझे पता है दिस इज द बॉटम पॉइंट जहां पर प्रमोटर ने ही खरीदारी करी। तो अगर स्टॉक गिरावट दिखाएगा भी तो मुझे ये समझ में आया कि प्रमोटर के बिहाफ पर अगर कोई यहां पर इंस्टीट्यूशन आया या कोई यहां पर इन्फ्लुएंस्ड बायर आया तो उसका रेंज टूटना मतलब मार्केट से कितने बड़े इंस्टीट्यूशन या ऑपरेटर के स्टॉप लॉस का हिट होना है। तो मैं अपने लिए एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स जो हैं डाउन ट्रेंड पे, वो स्टॉप लॉस का चयन कर पाता हूं। तो मार्केट के माइक्रो स्ट्रक्चर को भी समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर आपने इन तमाम बातों को बहुत अच्छे से समझ लिया तो फिर जो हमारे मार्केट में जो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट में जो सिद्धहस्त लोग हैं जो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली ये रिपीटेडली बात है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हम कई बात कर चुके हैं कि मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर। मैंने एक यूट्यूब पर एक वीडियो किया था कि ऑल मनी इनटू सिंगल स्टॉक, वहां पर ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम करती है कि आप मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर्स को देखते हो, जहां पर एक छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज अगर बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, दैट्स कॉल्ड अ गोल्डन क्रॉसओवर। फिर यहां पर कुछ इंडिकेटर हमें हेल्प करते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात तो ये स्वीकार करना, ये डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है कि देश में नहीं, दुनिया का कोई भी, आप टेक्निकल पर अगर कोई भी इंडिकेटर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे के सारे इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। मतलब कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं होता जो आपको भविष्य की सटीक गणना कर बता दे कि स्टॉक कल यहां से यहां चलेगा। तो लेकिन हम फिर लैगिंग इंडिकेटर्स का हम इस्तेमाल करते क्यों हैं? क्योंकि देखो, जब आप पुराना डेटा देखते हो ना, उस पुराने डेटा के आधार पर आपको कहीं पर कुछ एक्यूमुलेशन, कहीं पर आपको कोई कंसोलिडेशन नजर आता है, कहीं पर आपको ऑपरेटर की होल्डिंग का जमावड़ा नजर आता है, तो आप फ्यूचर का आइडिया लगाना चालू करते हो कि अच्छा यहां पर ये माइंडसेट, ये प्रोबेबिलिटीज अचीव हो सकती है। तो रादर देन आप स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग में एक्यूरेसी को प्रैक्टिस करने जाएं, आप प्रोबेबिलिटी को प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे।
तो हम इंडिकेटर बेस्ड मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, मुझे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। अदरवाइज कई लोग इंटेलेक्चुअल साउंड करने के लिए बोलते हैं कि केवल प्राइस एक्शन पर हम ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द कर्टेन वो भी कुछ इंडिकेटर्स का मदद जरूर लेते हैं जिससे उनको प्रोबेबिलिटी का जो आकलन है वो कुछ हो सके। तो हम अभी तक आरएसआई, एमएफआई, आरएसआई, एमएसीडी और वॉल्यूम प्रोफाइल के विषय में बात कर चुके हैं। तो हमारा ये जो बेंचमार्क है रिलेटिव स्ट्रेंथ की रैंकिंग करने का या क्रॉस ऑर्डर मोमेंटम करने का, ये ऑलरेडी हम 3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस मोमेंटम ट्रेडिंग के पर्पस को और हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हियर कम्स द फॉर्मूला। अभी आपको कोई फॉर्मूला बेस्ड आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ना आपको कहीं पर फॉर्मूला कोई डिप्लॉय करना है, ना इस तरह से कोई मुनीमीगिरी करनी है। लेकिन ये फॉर्मूला एक्चुअली कह क्या रहा है? दिस इज द फॉर्मूला विच स्टेट्स की टीपी मतलब जो स्टॉक का टिपिकल प्राइस है माइनस उस स्टॉक का एसएमए पर, वो 50 डेज एसएमए हो, 200 एसएमए हो, उस पर जो उसका औसत टिपिकल प्राइस चल रहा है उससे उसको माइनस किया जाए, डिवाइड बाय 0.015 मल्टीप्लाई बाय एमडी। एमडी मींस मतलब कि उसका जो एक मीडियन डिविएशन है वो प्राइस के चार्ट पर जो इसका एक औसत विचलन ऑसिलेशन होता है उससे उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको यहां पर उस स्टॉक के मोमेंटम का आकलन हो जाएगा कि वो स्टॉक अभी मोमेंटम कैरी कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, और करेगा तो कहां तक करेगा। अब ये जो फॉर्मूला ये मैंने नहीं डिराइव किया है, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली मतलब पहले से डिराइव किया हुआ है, जो कि 1980s में डोनाल्ड लैम्बर्ट ने डिराइव किया था। अब बहुत सारे जो ब्रोकरेज या जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर उनको धन्यवाद इसलिए बनता है कि उन्होंने इस फॉर्मूला पर एक इंडिकेटर बना दिया है। तो पहले तो आपने मोमेंटम ट्रेडिंग के सारे फ्लॉस को समझ के ये जाना कि आपको किन किन बातों को देखना आवश्यक है, और अगर आपने उन बातों को देखना सीखना समझ लिया तो फिर इस फॉर्मूला का हम हेल्प लेते हैं, जिस फॉर्मूला के आधार पर एक इंडिकेटर बना हुआ है, और ट्रेडिंग व्यू पर इस फॉर्मूला को नाम दिया गया है सीसीआई। वैसे इसका कॉमन नाम यही है, सीसीआई, कमोडिटी चैनल इंडेक्स इसका नाम है। तो मैं यहां पर आपको ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पर लेकर आता हूं। अभी मैंने यहां पर देखो, अभी निफ्टी का ही चार्ट यहां पर ओपन किया हुआ है, और मैं यहां पर इंडिकेटर पर जाता हूं और यहां पर टाइप करता हूं सीसीआई। नाउ दिस इज द कमोडिटी चैनल इंडेक्स, मतलब ये किसी ने बनाया नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 1980s में डोनाल्ड लैम्बर्ट का जो कॉन्सेप्ट है उस पर ही ये बाय डिफॉल्ट इंडिकेटर रन करता है, तो किसी का बनाया नहीं। ये ट्रेडिंग व्यू का अपना डेटा के आधार पर उस फॉर्मूला का को कंपाइल कर यहां पर वो फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। जब इस फॉर्मूला को आप ट्रेडिंग व्यू में डिप्लॉय करते हो तो आपको ये सीसीआई आरएसआई की तरह देखने को मिलता है। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का हम इस्तेमाल करते हैं ठीक वैसा ही देखने को मिलता है। आप बोलोगे कि इसमें अब अलग क्या? अब यहीं से वो मास्टर स्ट्रोक चालू होता है कि जहां पर इस इंडिकेटर की सेटिंग को मैं ट्वीक करता हूं और अपने लिए बहुत अच्छी क्लैरिटी जो है वो तैयार कर लेता हूं, और एक बड़े ट्रेंड को, बड़ी रैली को कैप्चर करने की दिशा में कुछ व्यू पॉइंट बना पाता हूं। अभी देखो यहां पर आपको एकदम ये आरएसआई जैसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसका एक अपर बैंड है, लोअर बैंड है। तो मैं और डिले नहीं करता हूं, मैं यहां पर सीसीआई की सेटिंग पर लेकर आपको चलता हूं। अब इस सीसीआई की सेटिंग में इनपुट को देखो, यहां पर लेंथ मुझे वही 20 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है मुझे वही इस्तेमाल करना है, क्योंकि 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज याद करिए बॉलिंजर बैंड का जो बेस लाइन होता है, मीडियन लाइन होता है, वो भी 20 एसएमए ही होता है। तो हम 20 एसएमए के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहां पर जो सोर्स है वो है हाई लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3, और डोनाल्ड लैम्बर्ट का यही कॉन्सेप्ट था जिस पर उन्होंने ये जो अपना फॉर्मूला दिया था, वहां पर वो भी हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3 का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए हम इसको भी नहीं ट्वीक कर सकते हैं, एसएमए को ट्वीक कर नहीं सकते हैं, बॉलिंजर बैंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इसको ट्वीक करने का यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मैं ट्वीक क्या कर सकता हूं? तो जैसे मैंने देखा कि ये जो सीसीआई है चैनल में ट्रेवल कर रहा है, जिसका अपर बैंड 100 है, मिडिल बैंड है, लोअर बैंड है। याद करिए आरएसआई जब 90 पर पहुंचता है, तो अब चूंकि मैं मोमेंटम ऑसिलेशन इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूं या मोमेंटम ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, तो मोमेंटम पे आरएसआई जब 90 पर पहुंचता है तो जनरली हम अपने स्विंग ट्रेड को काट लिया करते हैं, या स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग में भी जब आरएसआई 90 पर जाता है हमको लगता है कि अब आरएसआई बहुत ओवर हीट हो चुका है, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का टाइम आ गया है, तो हम आरएसआई को वहां से काट लिया, मतलब आरएसआई 90 पर पहुंचने पर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि क्यों ना मेरा जो लोअर बैंड है वो 90 से ही चालू हो, मतलब अगर मुझे मोमेंटम कैरी करना है, अगर वो मुझे देखना है, तो मेरे लोअर बैंड को जो -100 है उसको मैं कर देता हूं 90, जो कि आरएसआई का पीक है। तो आरएसआई जहां समाप्त हो रहा है, हाइपोथेटिकली मैं बात कर रहा हूं, एकदम लिटरल मीनिंग पे आप आरएसआई और सीसीआई को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। तो लोअर बैंड का मैं डेफिनेशन यहां पर मतलब जो पैरामीटर वो 90 फिक्स कर रहा हूं। मिडिल बैंड का मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे केवल हाई फ्रीक्वेंसी जो मोमेंटम है वही ट्रेड करना है, तो मैं मिडिल बैंड यहां से अनटिक करता हूं। अपर बैंड में 100 से उठाकर 400 कर देता हूं,
और अब यहां पर मेरे पास यहां पर आप देखो नीचे परिवर्तन होता जा रहा होगा, तो मेरा पूरा का पूरा जो सीसीआई ऑसिलेशन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा यहां पर कलर कोडिंग कर देता हूं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, बैकग्राउंड को थोड़ा सा ग्रीनिश कर देता हूं, ग्रीन कलर बढ़ा देता हूं, क्योंकि जिससे मुझे देखने में थोड़ा अच्छा लगे कि यार प्राइस एक ग्रीन कलर के ऊपर है तो अच्छा लग रहा है देखने में कि हाँ अभी इसमें मोमेंटम बना हुआ है। और यहाँ पर मैं सीसीआई का ये जो कलर है इसको भी थोड़ा सा डार्क ग्रीन में इसकी थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और सीसीआई का जो बेस्ड मुझे मूविंग एवरेज है उसको भी यहाँ पर मैं ब्लैक, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ कि लिक्विडिटी थोड़ा सा मुझे देखे कि उस लिक्विडिटी को क्रॉस ओवर उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट्स इट, ये सेटिंग है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेटिंग को आपने समझा है तो आप इसको लगा सकते हो। अब आप इसको ओके करो। अभी आप यहां पर देखो ये आरएसआई की तरह बिल्कुल नहीं रह गया है। और अब आप इसका एक्यूरेसी चेक करो कि जब भी ये जो मेरा प्राइस, अभी मैं निफ्टी देख रहा हूं, मैं आपको स्टॉक पर भी इसका एक बैक टेस्ट कर दिखाऊंगा। और फिर बैक टेस्ट आप भी करिए, एक नहीं सैकड़ों स्टॉक पर करिए, दुनिया जहान के स्टॉक पर करिए, फीडबैक देना फिर आप आकर। जब भी मेरा प्राइस जो इस ग्रीन जोन पर है तब आप मोमेंटम देखो कि वहां पर मोमेंटम बना है अथवा नहीं बना है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं जिससे आपको वो कैंडल जो है वो कैंडल भी आपको नजर आने लगे। तो दो चीजें ऑब्जर्व करना है, पहले हमको देखना है कि मोमेंटम सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये मेरा जो प्राइस है ना, ये जो मेरा यहां पर ये जो ग्राफ चल रहा है, खासकर जो डार्क ग्रीन कलर की, ब्लैकिश कलर की जो लाइन आपको दिख रही होगी जो कि सीसीआई की लाइन है, वो लाइन जब तक इस ग्रीन जोन में है तब तक मोमेंटम बना हुआ है। ड्यूरिंग द पीरियड 2-4% की छोटी मोटी गिरावट, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग, वीकेंड को रिमूव करने की कहानी वो चलती रह सकती है, लेकिन मोमेंटम मिटिगेट नहीं हो रहा है। तो आप यहां पर देखो, जब तक मेरा ये जो ग्राफ है ये ग्रीन जोन में है, मैं मोमेंटम पूरा कैरी कर रहा हूं। जैसे ही ये लाइन अपने ग्रीन जोन को छोड़कर नीचे व्हाइट जोन में एंट्री करती है, मैं देखता हूं कि मोमेंटम अभी गिरने लगा। देखो ये मोमेंटम गिर रहा है, यहां पूरा ये मोमेंटम गिरा, ये पूरा ये मोमेंटम गिरा। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो आप ये देखो कि जब भी मेरा ये जो जोन है ये ग्रीन जोन में जब तक मैं हूं तब तक मैं मोमेंटम में हूं। पहली बात आपको क्लियर हुई होगी। दूसरा ऑब्जर्वेशन आप ये देखिए कि जब भी ये मोमेंटम वाली जो लाइन है, जो सीसीआई की लाइन है, अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस का ओवर करती है ईएमए की तरह, तो वहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम शिफ्ट होना चालू होता है, मोमेंटम बनना चालू होता है। और अगर ये मूविंग एवरेज मुझे इस ग्रीन जोन के पास कहीं पर दिख जाए या अगर कहीं पर ईएमए पे कंसोलिडेशन होता हुआ दिख जाए तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है। अब इसका फायदा आप देखो, मैं एक स्टॉक ओपन करता हूं जस्ट एग्जांपल के लिए, कोई बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं, मजगांव डॉक को मैं यहां पर ओपन करता हूं। अब आप जो मैंने आपको एग्जांपल बताए थे मोमेंटम ट्रेडिंग में जो हमसे गलतियां होती हैं, उस गलतियों से हम कैसे अपने लिए जो एक अच्छा सा अपने लिए अपना जो नॉइस है वो हम कम कर सकते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग 9 ईएमए पर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। मैं खुद भी 9 ईएमए पर करता हूं। तो मैं पहले यहां पर ईएमए पर आता हूं और इस ईएमए की सेटिंग में मैं केवल 9 ईएमए लगे रहने देता हूं, बाकी के ये जो 3 ईएमए हैं उनको यहां से अलग कर देता हूं। तो देखो मेरे सिस्टम पर केवल 9 ईएमए है, 21, 50, 200 मैंने अलग कर दिया। अब 9 ईएमए पे कंसोलिडेशन को देखो, जैसे आप यहां पर देखो ये 9 ईएमए पे एक टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है। मजगांव डॉक एक टाइट रेंज में चल रहा है और 9 ईएमए पे कंसोलिडेशन हुआ। और 9 ईएमए के कंसोलिडेशन पर इस कैंडल ने देखो, ये जो एक कैंडल है ना जिसने बाद में जाकर एक इन्वर्टेड हैमर जैसा बनाया, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल या इस पूरे जोन के ऊपर का ब्रेकआउट दिया। होप आप बहुत अच्छे से बात देख भी रही होगी, आपको समझ में भी आ रही होगी। मैं इसको फिर से समझाता हूं। ये पूरा एक रेंज बना है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसने इसके ऊपर का एक ब्रेकआउट दिया, ये पूरे रेंज का ब्रेकआउट दिया। पूरा कंसोलिडेशन 9 ईएमए के पास में होता हुआ देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर भी स्टॉक नहीं चला। इसका एक छोटा सा रीजन अगर मैं देखूं तो क्या मेरी सीसीआई की जो लाइन है इस ग्रीन जोन में है, आसपास भी है, नहीं है। वहीं अगर अब मैं दूसरा इसमें अगर दूसरा 9 ईएमए के पास अगर कहीं पर कंसोलिडेशन देखता हूं, नाउ हियर कम्स, देखो यहां पर भी एक 9 ईएमए के आसपास अच्छा सा कंसोलिडेशन, स्क्वीजिंग हो रही है। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के पास में यहां पर ब्रेकआउट दिया, लेकिन इमीडिएट बेसिस पर अगर इस कैंडल के पास में देखूं तो ये सीसीआई की लाइन ग्रीन जोन के आसपास आती हुई दिख रही है। बाद में जाकर ग्रीन जोन में भी इसने एंट्री ली और उसके बाद जाकर उसने मुझे स्विंग ट्रेडिंग का एक स्विंग करने का या बीटीएसटी करने का एक अच्छा मूवमेंट दिया। आगे जाकर अगर आप और देखेंगे तो स्क्वीजिंग पर आप देखिए कि जैसे ही ये क्रॉस ओवर के बाद सीसीआई मोमेंटम ऑसिलेटर ग्रीन जोन में एंटर करता है, एक बड़ा ट्रेंड मुझे राइड करने का मौका मिलता। देखो ये पूरा का पूरा एक ट्रेंड जो है ये मुझे मौका मिला जब तक मेरा ये सीसीआई जो है ग्रीन जोन के ऊपर है। जैसे ही इसने ग्रीन जोन को छोड़ा, मैं यहां से अगर बॉटम पिकिंग करता और स्टॉप लॉस वही टिपिकल स्टॉप लॉस लगाता, मैं इस ट्रेंड से बहुत अर्ली भी एग्जिट चाहे तो ले सकता था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे, वो बैक टेस्ट आप करिए। और एक बात का ध्यान रखिए कि इस सीरीज में हम एक एक इंडिकेटर की कुछ स्पेशल सेटिंग को ट्वीक करते हुए कुछ कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में कोई स्ट्रेटजी नहीं है।
अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए तो हमारे 5 वीडियो की सीरीज के 5 वीडियो कंप्लीट होने दीजिए। आपका सही उचित मात्रा में प्रतिसाद मिला, लाइक्स आए, फीडबैक आए, कमेंट आए, आपने इस वीडियो को हाइप किया, जो कि यूट्यूब का एक फीचर है, आपने अपने मित्रों के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसको शेयर किया, तो मुझ तक ये रिस्पॉन्स पहुंचेगा कि इन 5 कंपोनेंट के आधार पर आप मुझसे ना सिर्फ स्ट्रेटजी बल्कि वो स्कैनर भी प्राप्त करने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं कि उसे भी मैं आपके सामने रखूं और एकदम फ्री मैनर में वो सब चीजें मैं आपके साथ रिवील करूंगा, रखूंगा। तो दैट्स द मोमेंटम ऑसिलेटर को ट्रेनिंग करने का जो कॉन्सेप्ट था और उसमें क्या सावधानियां रखनी है उसके विषय में मैंने बात करी है। अभी आपके ऊपर है कि ये सीसीआई इंडिकेटर की इस सेटिंग को ट्वीक करते हुए आप जितने चाहे उतने स्टॉक पर इसको बैक टेस्ट करिए। आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, वो मेरे साथ शेयर करिए। और हमारे पब्लिक टेलीग्राम से भी अगर आप कनेक्ट करेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत दिलचस्प पॉइंट ऑफ व्यू उस मार्केट को देखने के, सीखने के, समझने के लाइव बेसिस पर भी प्राप्त होते जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। मैंने केवल एक इंडेक्स और एक स्टॉक के विषय में बैक टेस्ट करते हुए आपको एक एग्जाम्पल पुट ऑन करते हुए केवल इस कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया है। तो उस इंडेक्स और स्टॉक के विषय में कोई बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन मत निकालिए। हमने पुराने डेटा पर बात करी है और एग्जाम्पल को एग्जाम्पल के रूप में ही स्वीकार करिए। चलिए, बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। रखिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।